सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी के नागरिक समाज की अवधारणा के बारे में। ग्राम्सी ने समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवधारणा ने इटली के अतिरिक्त पोलैंड, पूर्वी यूरोप तथा लैटिन अमेरिका के बुद्धिजीवियों तथा समकालीन राजनीतिक दर्शन को व्यापक रूप से प्रभाव किया। अब हम चर्चा करें नागरिक समाज की आरंभिक एवं सामान्य अवधारणा पर। समाजशास्त्र में नागरिक समाज की अवधारणा 19वीं शताब्दी में महान दार्शनिक हीगल और मार्क्स के विचारों के माध्यम से आई। हीगल ने जहां नागरिक समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों से बनने वाले परिवारों और राज्य के बीच स्थापित संबंधों की कड़ी को स्पष्ट करने के लिए किया, वहीं मार्क्स ने अपनी अधिकांश विवेचनाओं में नागरिक समाज शब्द का प्रयोग समाज के संदर्भ में ही किया और इसी के माध्यम से पूंजीवादी समाज के उन भ्रष्ट तरीकों का उल्लेख किया जिसमें व्यक्तिवादिता और भौतिक प्रतिस्पर्धा अपनी चरम सीमा पर होती है। हीगल तथा मार्क्स के यह विचार 20वीं शताब्दी में विकसित होने वाले नागरिक समाजों के सामान्य अर्थ से बहुत अलग हैं। ग्राम्सी के विचार सामान्य अर्थों में अगर हम नागरिक समाज का संदर्भ देखें तो इसका तात्पर्य है किसी भी ऐसे गैर राजनीतिक संगठन जो विभिन्न प्रकार के ऐच्छिक संगठन, व्यावसायिक संघ, श्रमिक संघ, मानवाधिकार संगठन तथा दबाव समूह आदि के रूप में विभिन्न प्रकार के आंदोलन, प्रदर्शन या जनसंचार के माध्यम द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर जन चेतना उत्पन्न करते हैं। इस अर्थ में नागरिक समाज का कार्य राज्य की नीति, सार्वजनिक कल्याण और संपूर्ण समाज को अपनी गतिविधियों से प्रभावित करने के साथ ही नागरिकों को उनके व्यवहारिक और वैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार नागरिक समाज एक गतिशील अवधारणा है जिसकी प्रकृति में समय की मांग के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक जीवन के लिए जो अधिकार न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं उनके लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले अप्रत्यक्ष दमन अथवा कपटपूर्ण तरीकों को प्रकाश में लाना तथा लोकहित के लिए नई व्यवस्थाओं की मांग करना भी नागरिक समाज के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। नागरिक समाज को एक निष्पक्ष संगठन के रूप में देखा जाता है। इस कारण इसकी गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों का सहभाग होता है। भारत में कुछ ही वर्ष पहले वर्ष 11-12 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए जाने वाला व्यापक आंदोलन नागरिक समाज की गतिविधि का उदाहरण है। नागरिक समाज की सक्रियता के फलस्वरूप ही यहाँ सरकार को सूचना का अधिकार, जिसे हम RTI भी कहते हैं, इसके लिए कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार से नागरिक समाज की अवधारणा है। अब हम चर्चा करते हैं ग्राम्सी द्वारा प्रस्तुत नागरिक समाज की अवधारणा के बारे में। नागरिक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ग्राम्सी ने नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज को एक दूसरे से पृथक करते हुए इनमें जो अंतर है उसको स्पष्ट किया। इसके बाद भी ग्राम्सी का यह मानना है कि राज्य की अवधारणा से संबंधित अनेक तत्वों का नागरिक समाज में भी समावेश होता है। इसी कारण उन्होंने अपनी जेल नोटबुक में एकीकृत राज्य की अवधारणा की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें नागरिक समाज तथा राजनीतिक समाज दोनों की विशेषताओं का समावेश है। ग्राम्सी के अनुसार वास्तव में नागरिक समाज राजनीति से स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि एक तरह का राजनीतिक समाज ही होता है जिसे राज्य की ओर से कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी जाती, लेकिन लोगों के सामूहिक विचार और व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करने में इसका प्रभाव राज्य की तरह ही होता है। इस प्रकार नागरिक समाज की सामान्य अवधारणा के विपरीत एक गैर राजनीतिक संगठन नहीं कहा जा सकता। ग्राम्सी ने आगे बताया कि नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कपटता से युक्त जनमत से संबंधित विभिन्न संस्थाएं हैं। इसका तात्पर्य है कि जिस दशा को हम जनमत अथवा जनता की राय कहते हैं वह राजनीतिक आधिपत्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है और यही कारण है कि राज्य जब कोई अलोकप्रिय कार्य करना चाहता है
तब वह नागरिक समाज का अपनी रक्षा के लिए साधन के रूप में उपयोग करके उसके द्वारा पर्याप्त जनमत का निर्माण कर लेता है। दूसरे शब्दों में, राज्य के द्वारा नागरिक समाज में ही अपने उद्देश्यों के अनुसार एक विशेष संगठन तथा प्रभाव से संबंधित कुछ तत्वों का समावेश कर दिया जाता है। इस प्रकार से ग्रामसी ने जो समाज है, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज है, उसकी अवधारणा को समझाया। ये सारी दशाओं को स्पष्ट करने के लिए अमेरिका के मार्क्सवादी नेता जोसेफ बुटिगेग ने ग्रामसी के संदर्भ में लिखा है, एक शासकीय वर्ग की स्थिति तब और शक्तिशाली बन जाती है जब वह अपने राजनीतिक प्रभुत्व को नागरिक समाज पर स्थापित किए गए नियंत्रण से जोड़ लेता है। ग्रामसी के अनुसार राज्य तथा सामाजिक क्रांति को समझना नागरिक समाज की अवधारणा को समझने का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कपटतापूर्ण तरीकों से स्थापित नियंत्रण तथा परिस्थिति संबंधी संघर्ष की दशा में अंतर को स्पष्ट किया। आगे ग्रामसी ने यह बताया कि नागरिक समाज की प्रकृति को अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों तथा अनेक सार्वजनिक संगठनों के कार्य के तरीकों के आधार पर भी समझा जा सकता है, जो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर रहते हुए कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त करके पारस्परिक गठजोड़, श्रेष्ठता और आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। राज्य तथा समाज के बारे में ग्रामसी के विचार आधिपत्य तथा इसे बनाए रखने में बौद्धिक अभिजनों की भूमिका से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज के रूप अनेक हो सकते हैं। इसका एक रूप शासक वर्ग की वह वैचारिकी है जिसे विज्ञान, कला, अर्थव्यवस्था तथा कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है, और दूसरा रूप विभिन्न तर्कों पर आधारित वह दर्शन है जिसका समर्थन शासक वर्ग से घनिष्ठ संबंध रखने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों और समूह द्वारा किया जाता है। तीसरा स्वरूप राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए तत्वों तथा उन दशाओं के रूप में देखने को मिलता है जो इसकी वैचारिकी को प्रभावित करने वाले माध्यम जैसे शिक्षा व्यवस्था, जनसंचार और लेखों से संबंधित है। इन विभिन्न रूपों के आधार पर ग्रामसी ने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज को पुनः परिभाषित करते हुए लिखा है, राज्य, राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के बीच स्थापित किया गया एक संतुलन है। इस अर्थ में राजनीतिक समाज एक ऐसी सत्ता अथवा दबाव का वह साधन है जो विशेष तरह के उत्पादन या अर्थव्यवस्था से अपनी अनुरूपता बनाए रखने के लिए जनसाधारण पर नियंत्रण रखता है, और नागरिक समाज एक विशेष समूह का वह आधिपत्य है जिसे तथाकथित निजी संगठन जैसे धार्मिक प्रतिष्ठान, ऐच्छिक संगठन तथा शिक्षा व्यवस्था के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को नियंत्रण में रखने के लिए स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ग्रामसी ने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज को समझाया। नागरिक समाज की अवधारणा से संबंधित ग्रामसी के विचारों का जो सार है उसको हम निम्नांकित तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने सबसे पहला बताया कि सामान्य धारणा से भिन्न नागरिक समाज पूर्णतः एक गैर राजनीतिक संगठन नहीं होता। ग्रामसी के अनुसार यह एक ऐसी श्रेणी है जो राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक संस्थाओं के बीच स्थित होती है। नागरिक समाज के कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं दी जाती, लेकिन इसे राज्य का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला होने के कारण इसका प्रभाव राज्य के समान ही होता है। दूसरा, उन्होंने बताया, नागरिक समाज का प्रमुख कार्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रभाव में वृद्धि करना तथा ऐसे जनमत का निर्माण करना है जिसकी सहायता से राज्य द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जा सकें जो जनता के सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार उचित हों। इस अर्थ में नागरिक समाज राज्य की प्रतिरक्षा का एक साधन है। तीसरा, ग्रामसी ने बताया है, पूंजीवादी राज्य में शासन के लिए नागरिक समाज पर राज्य इस कारण अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है जिससे इसके माध्यम से राज्य अपने प्रभुत्व को बढ़ा सके तथा कामगार वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांति की संभावना को कम किया जा सके।
चौथी धारणा ग्रामसी ने बताई, वर्तमान पूंजीवादी राज्यों में उत्पादन की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा तथा बौद्धिक अभिजनों की भूमिका के महत्व में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस दशा